भरी पंचायत में बाबूजी ने कहा, यह तो बस मजदूर है, गद्दी तो छोटा बेटा ही संभालेगा। मैं कुछ नहीं बोला, बस अपनी पुरानी डायरी उठाई और चला गया। असली को हराम तो तब मचा जब 10 दिन बाद सबसे बड़े सेठ ने 50 लाख हमाल यह कहकर वापस लौटा दिया कि इसमें वो रूह नहीं है जो राघव के हाथों में थी। उस दिन जब मैं घर की देहरी लांग रहा था तो मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। वह सुकून जो आपको तब मिलता है जब आप समझ जाते हैं कि जिस बोझ को आप फर्ज समझ कर उठा रहे थे, असल में सिर्फ एक बेड़ी थी। मेरे जाने के बाद हवेली में जश्न मना था, मिठाइयाँ बटी थी, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि उन्होंने मुझे नहीं खोया है। उन्होंने उस नींव को खोद दिया है जिस पर उनकी यह पूरी इमारत खड़ी थी। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी बात पूछता हूँ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी रिश्ते या काम को अपना पूरा जीवन दे दिया हो और बदले में आपको कहा गया हो कि तुमने किया ही क्या है? अगर हाँ तो कमेंट में बस हाँ लिखिए और बताइए आप हिंदुस्तान के किस शहर से यह कहानी सुन रहे हैं। मुझे जानना है कि यह दर्द कहाँ कहाँ तक फैला है। मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप है, लेकिन बनारस की गलियों में लोग मुझे राघव भैया कहते थे। उम्र 48 साल, रंग थोड़ा सांवला, हाथों में काम की लकीरें और उंगलियों पर धागों के कटने के निशान। हमारा पुश्तैनी काम था बनारसी साड़ियों की बुनाई और व्यापार। प्रताप टेक्सटाइल्स का नाम पूरे पूर्वांचल में मशहूर था। बाहर से देखने पर लगता था कि यह व्यापार मेरे पिता जिन्हें सब बाबूजी कहते थे उनकी वजह से चल रहा है, या फिर मेरे छोटे भाई मोहित की वजह से, जिसने दिल्ली से MBA किया था और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था। मोहित AC केबिन में बैठता था, लैपटॉप पर ग्राफ देखता था और ग्राहकों को बड़ी बड़ी बातें बताता था। लेकिन उस व्यापार की असली सांसें कारखाने के उस पिछले हिस्से में चलती थी जहां मशीनों की खटखट और धूल के बीच मैं बैठता था। पिछले 25 सालों से सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक धागे के रेशे की परख, रंगों का सही मिश्रण और कारीगरों के सुख दुख का हिसाब सब मेरे जिम्मे था। बाबूजी अक्सर मेहमानों से कहते, अरे राघव तो सीधा है, इसे दुनियादारी की समझ नहीं, यह तो बस काम करना जानता है, दिमाग तो हमारे मोहित के पास है। मैं सुनता और मुस्कुरा देता। मुझे लगता था कि परिवार एक शरीर ही की तरह है, कोई दिमाग है तो कोई हाथ, दोनों जरूरी है। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि हाथ को कभी भी काट कर फेंका जा सकता है। कहानी में मोड़ तब आया जब कंपनी की 50वीं सालगिरह थी। घर में बड़ा उत्सव था, शहर के बड़े बड़े व्यापारी और नेता आए हुए थे। मैं अपनी आदत के मुताबिक सफेद कुर्ते पैजामे मेहमानों की आवाभगत में लगा था। तभी बाबूजी मंच पर चढ़े, माइक हाथ में लिया और वह घोषणा की जिसमें मेरी दुनिया हिला दी। उन्होंने कहा, आज इस शुभ मौके पर मैं अपनी गद्दी और प्रताप टेक्सटाइल्स की पूरी जिम्मेदारी अपने वारिस मोहित प्रताप को सौंपता हूँ। अब से हर फैसला वही लेगा। राघव तो घर का काम और कारीगरों को देखेगा, लेकिन मालिक मोहित होगा। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मोहित ने झुक कर आशीर्वाद लिया, लेकिन मेरी पत्नी सुमित्रा जो कोने में खड़ी थी उसका चेहरा पीला पड़ गया। बात पद की नहीं थी, बात सम्मान की थी। राघव कारीगरों को देखेगा, यानी मुझे मेरे ही घर में, मेरे ही बनाए साम्राज्य में सुपरवाइजर बना दिया गया था। उस रात सब मेहमान चले गए, ड्राइंग रूम में के घर के लोग बैठे थे। मैंने हिम्मत करके बाबूजी से पूछा, बाबूजी क्या 25 साल की मेरी तपस्या का यह फल है? मोहित अभी कल आया है, उसे गद्दी और मैं। मोहित बीच में ही बोल पड़ा, भैया आप इमोशनल बहुत होते हैं, जमाना बदल गया है। आप अब बिजनेस इमोशन से नहीं, स्ट्रेटेजी से चलता है। आपको कंप्यूटर नहीं आता, आपको इंग्लिश नहीं आती, आप क्लाइंट से क्या बात करेंगे? आप बुनाई जानते हैं, वही कीजिए ना। बाबूजी ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा, मोहित सही कह रहा है राघव, गुड़ 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 गुड़। यह तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तेरा भाई तरक्की कर रहा है। गुड़ 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 गुड़। जलता क्यों है? गुड़ 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 गुड़। जलता क्यों है? इस एक वाक्य ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैंने सुमित्रा की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक सवाल था, कब तक? मैंने एक गहरी सांस ली। ठीक है बाबूजी, अगर मेरी कीमत इस घर में बस एक मजदूर जितनी है तो मजदूर को अपनी मजदूरी कहीं और तलाशने का हक है। बाबूजी की आवाज़ ऊंची हो गई, क्या मतलब? धमकी दे रहा है? जा चला जा, देखता हूँ तेरे बिना यह कारखाना कैसे बंद होता है। 2 दिन में नाक रगड़ते हुए आएगा। मैं उसी वक्त उठा। सुमित्रा ने मेरा हाथ पकड़ा। हम दोनों ने सिर्फ अपने कपड़े लिए और एक छोटा सा बैग। मैंने अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक पुरानी फटी हुई लाल डायरी निकाली। यह डायरी मेरे 25 साल का अनुभव थी। इसमें डिजाइंस नहीं थे, इसमें रंगों के वे फार्मूले थे जो मैंने सालों की मेहनत से बनाए थे। मोहित हंसा, भैया गाड़ी की चाबी तो छोड़ जाइए, वह कंपनी की है। मैंने चाबी टेबल पर रख दी और पैदल ही रात के 12 बजे उस घर से निकल गया जिसे मैंने अपने खून से सींचा था। अगर आपको लगता है कि कहानी यहाँ खत्म हो गई तो आप गलत हैं। अगर आपको लगता है कि राघव हार गया तो अभी आपने जीवन का असली खेल देखा ही नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि स्वाभिमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे जो हुआ वह हर उस इंसान के लिए सबक है जो दूसरों को छोटा समझता है। हम हर शहर के दूसरे कोने में एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगे। सुमित्रा ने कभी शिकायत नहीं की। उसने कहा, इज्जत की सूखी रोटी अपमान की खीर से बेहतर है। उधर हवेली में जशन था। मोहित अब CEO था। उसके आते ही आधुनिकीकरण शुरू हुआ। उसने पुराने कारीगरों को डांटना शुरू किया, काम तेज करो, फिनिशिंग में चमक चाहिए, यह धागा सस्ता लगाओ, मुनाफा बढ़ाना है। कारीगर जो मुझे भैया नहीं पिता समान मानते थे वे चुपचाप सुनते थे। उनमें से एक कासिम चाचा जो 70 साल के थे, उन्होंने मोहित से कहा, छोटे मालिक यह धागा मशीन पर नहीं चलेगा, यह टूट जाएगा।
राघव भैया हमेशा। मोहित चिल्लाया, राघव भैया गए, अब मैं मालिक हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, मुझे मत सिखाओ। कासिम चाचा चुप हो गए। उन्होंने वही किया जो मालिक ने कहा। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन लगे उस भ्रम को टूटने में। कलकत्ता के सबसे बड़े व्यापारी सेठ गिरधारी लाल, जो हमारे सबसे पुराने और बड़े ग्राहक थे, उनका 50 लाख का ऑर्डर तैयार होना था। यह शादी के सीजन का सबसे खास ऑर्डर था। शुद्ध कलान सिल्क की बनारसी साड़ियाँ, एक विशेष रानी गुलाबी रंग में। यह रंग बनाना सिर्फ मैं जानता था। उसका मिश्रण मेरी उस लाल डायरी में था जो अब मेरे पास थी। मोहित ने इंटरनेट से देखकर यह रंग का कोड निकाला और कारीगरों से कहा, यह वाला पिंक बनाओ। साड़ियाँ तैयार हुई, पैक हुई और ट्रक में भरकर कलकत्ता गई। 10वें दिन सुबह सुबह हवेली की फोन की घंटी बजी। बाबूजी ने फोन उठाया। सामने सेठ गिरधारी लाल थे। प्रताप जी, यह क्या कचरा भेज दिया आपने? सेठ जी की आवाज में गुस्सा था। बाबूजी घबराया। क्या हुआ सेठ जी? माल तो मोहित ने खुद चेक किया था। अपने मोहित को कहिए उसे गुड़िया के कपड़ों की दुकान खोलनी चाहिए। बनारसी साड़ी नहीं, न वो चमक न वो कोमलता। और रंग, मैंने रानी गुलाबी मांगा था, यह तो दो धुलाई में उड़ जाने वाला नकली रंग है। मेरा पूरा सीजन खराब कर दिया आपने। माल वापस भेज रहा हूँ और मेरा एडवांस अभी के अभी वापस कीजिए। आज के बाद प्रताप टेक्सटाइल से हमारा रिश्ता खत्म। फोन कट गया। बाबूजी के हाथ से रिसीवर छूट गया। 50 लाख का नुकसान और बाजार में इज्जत की नीलामी। यह सिर्फ शुरुआत थी। कारखाने में हड़ताल हो गई। कासिम चाचा और बाकी 40 कारीगर काम बंद करके बाहर बैठे थे। मोहित उन्हें धमका रहा था, काम नहीं करोगे तो पुलिस बुला लूंगा। कासिम चाचा ने सीना तान कर कहा, बुला लीजिए मालिक, पुलिस हाथ चला सकती है, हुनर नहीं। यह धागा राघव भैया की उंगलियों के इशारे समझता था। आप तो इसे चाबुक से हाँक रहे हैं, हम काम नहीं करेंगे। मशीनें खामोश थी। वह खटखट की आवाज़ जो उस घर की धड़कन थी बंद हो चुकी थी। बाबूजी को पहली बार समझ आया कि जिस मजदूर को उन्होंने निकाला था वह असल में उस खाने का प्राण था। शाम होते होते घर का माहौल मातम जैसा हो गया। मोहित सिर पकड़ कर बैठा था। पापा, मुझे नहीं पता था कि वो रंग कैसे बनता है, मुझे लगा सब मशीन से होता है। बाबूजी ने मोहित को एक तमाचा मारा नहीं, बस घूर कर देखा। मशीन से कपड़ा बनता है मूर्ख, साख नहीं। साख इंसान बनाता है। अगले दिन सुबह मेरे किराए के घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। मैं बाहर चबूतरे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। गाड़ी से बाबूजी उतरे। उनके पीछे मोहित था, नजरें झुकाए हुए। आसपास के पड़ोसी देखने लगे। जो पिता 10 दिन पहले मुझे धक्के देकर निकाल रहे थे, आज मेरे टूटे हुए दरवाजे पर खड़े थे। मैं खड़ा हुआ, आइए बाबूजी। बाबूजी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वह घमंड नहीं था, एक लाचारी थी। उन्होंने कहा, राघव घर चल, जिद मत कर, देख मोहित बच्चा है, उससे गलती हो गई। गिरधारी लाल जी नाराज हैं, कारीगर काम नहीं कर रहे हैं, सब बिखर जाएगा, बेटा तो ही संभाल सकता है। मोहित भी आगे आया। भैया प्लीज आ जाइए, मुझे यह सब समझ नहीं आ रहा। वह रंग कैसे बनता है वह आप ही जानते हैं। मैंने सुमित्रा की तरफ देखा। वह चाय लेकर आई थी। मैंने चाय का कप बाबूजी के हाथ में दिया और कहा, बाबूजी चाय पीजिए। फिर मैंने मोहित की तरफ देखा। मोहित, तुम्हें याद है तुमने कहा था कि बिजनेस स्ट्रेटजी से चलता है, इमोशन से नहीं। मोहित चुप रहा। मैंने कहा, मेरी भी अब एक स्ट्रेटजी है। मैं प्रताप टेक्सटाइल्स का कर्मचारी नहीं हूँ। मैंने पिछले 10 दिनों में खाली नहीं बैठा। मैंने अपनी एक छोटी सी लूम करखा डाल ली है। कासिम चाचा और उनके बेटे मेरे साथ काम करने को तैयार हैं। गिरधारी लाल जी को मैंने कल रात ही फ़ोन कर दिया था कि असली रंग प्रताप टेक्सटाइल्स में नहीं, राघव क्रिएशंस में मिलेगा। बाबूजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तू अपने बाप से मुकाबला करेगा? मैंने हाथ जोड़ लिए। नहीं बाबूजी, मुकाबला तो बराबर वालों में होता है। मैं तो बस मजदूर हूँ ना, मजदूर अपना पेट पाल रहा है। आपने मुझे घर से निकाला, मैंने स्वीकार किया, अब मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगा। बाबूजी ने बहुत मनाया। उन्होंने मुझे 50% हिस्सेदारी देने को कहा। उन्होंने मोहित को मेरे पैर छूने को कहा, लेकिन कांच जब एक बार टूट जाता है तो जुड़ने के बाद भी उसमें दरार रह जाती है। मैंने उनसे कहा, बाबूजी मैं गिरधारी सेठ का ऑर्डर पूरा कर दूंगा ताकि परिवार की नाक न कटे, लेकिन मैं हवेली वापस नहीं आऊँगा और नहीं मैं अब आपके कारखाने में काम करूँगा। मैं एक सलाहकार कंसल्टेंट की तरह आऊँगा, अपनी फीस दूंगा, काम सिखाऊंगा और चला जाऊँगा। मालिक आप मोहित को ही रखिए, उसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे मालिक नहीं, मुझे कारीगर बनकर ही रहने दीजिए, क्योंकि असली ताकत कुर्सी में नहीं कला में होती है। वे खाली हाथ लौट गए। मैंने अपना वादा निभाया, मैंने उनका ऑर्डर पूरा करवाया, उनकी इज्जत बचाई, लेकिन मैंने कभी उस हवेली में दोबारा कदम नहीं रखा। आज 2 साल हो गए हैं। राघव क्रिएशंस आज छोटा है, लेकिन यहाँ जो भी साड़ी बनती है वह बिकने से पहले ही बुक हो जाती है। और प्रताप टेक्सटाइल्स वह सिर्फ एक दुकान है, ब्रांड नहीं। दोस्तों, इस कहानी से मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। कभी भी अपने हुनर को, अपनी मेहनत को इतना सस्ता मत होने दो कि लोग उसे फर्ज समझकर कुचल दे। झुकना बुरा नहीं है, लेकिन अगर झुकने से आपकी पगड़ी गिर रही हो तो सर उठा लेना ही धर्म है। परिवार जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान वह ऑक्सीजन है जिसके बिना आप जिंदा तो रहेंगे लेकिन सांस नहीं ले पाएंगे। बाबूजी को लगता था कि पैसा बिजनेस चलाता है। उन्हें देर से समझ आया कि बिजनेस भरोसा चलाता है, और भरोसा उन हाथों से आता है जो काम करते हैं, उन जुबानों से नहीं जो सिर्फ आदेश देती है। आज अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे शेयर जरूर करिएगा, शायद किसी और राघव को इससे हिम्मत मिल जाए। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप हवेली वापस चले जाते या जो मैंने किया वही करते? कमेंट में वापसी या स्वाभिमान लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जाते जाते बस इतना कहूँगा, दीपक को यह मत बताओ कि अंधेरा कितना गहरा है, अंधेरे को यह बताओ कि दीपक का हौसला कितना बड़ा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए और उससे भी ज़्यादा अपने आत्मसम्मान का। जय हिंद।